अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह VITV 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, VITV 91.2 एक अनोखा प्रोग्राम है जहां पर आपको 1 घंटे में 4 अलग अलग विषयों पर 4 अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा जानने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यह पहला कदम होगा। दोस्तों, VITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं। « 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। 91.2 के इस प्रोग्राम में अगले 1 घंटे में आपके सामने 4 स्पीकर होंगे। किस स्पीकर ने आपको सबसे ज्यादा ज्ञान दिया या मोटिवेट किया, हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखकर जरूर भेजना। तो दोस्तों, 91.2 में आज सबसे पहले आने वाले हैं बिहार से मिस्टर पंजाब सिंह। दोस्तों, अगर आप पिक्चरों के शौकीन हैं तो ये स्पीच आपको बहुत पसंद आने वाली है। कुछ समय पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक ट्रू स्टोरी पर फिल्म आई थी, माझी द माउंटेन मैन। लोगों ने इस फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया था। पंजाब सिंह इस फिल्म की स्टोरी से हमें बताने वाले हैं कि क्या लर्निंग हम इस फिल्म से ले सकते हैं। 10 मिनट की इस स्पीच में पंजाब सिंह माझी द माउंटेन मैन की लाइफ का निचोड़ रखने वाले हैं। पंजाब सिंह एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और बिहार के पटना शहर से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। पंजाब सिंह जी, मैं आपका 91.2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आज इस VITV के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने हूं और इसके लिए मैं रंजीत जी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि जिनकी वजह से चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने अपने दिल की बात कर पाऊं। दोस्तों, लॉकडाउन में घर बैठने का मौका जो ज्यादा मिलता है तो कुछ फिल्में देखने का भी मौका मिलता है। आज मैं सवेरे में फिल्म देख रहा था, माझी द माउंटेन मैन। इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है और जब देखता हूं तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरे अपने बिहार की फिल्म है और बिहार की पृष्ठभूमि पर ही बनाई गई है। दोस्तों, बहुत पहले कहीं पढ़ा भी था कि इरादे हो अगर चट्टानों जैसे, इरादे मीन्स कमिटमेंट, डिजायर, इरादे हो अगर चट्टानों जैसे पर्वत हिला सकते हैं हम, और तमन्ना होगी सितारों से आगे जाने की तो बादलों में सीढ़ियां लगा सकते हैं। सुनने में तो बड़ा असंभव और अजीब जैसा लगता था कि बादलों में भी सीढ़ियां लगाई जा सकती हैं अगर इरादे उस तरह के हैं तो। दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद एकाएक मुझको वो चीज याद आ गई और मैंने कहा कि उसमें तो कहा था कि इरादे हो अगर चट्टानों जैसे तो पर्वत हिला सकते हैं, लेकिन यहां तो एक आदमी ने पर्वत को चीर दिया है, चीर के रास्ता निकाल दिया है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में सिर्फ यही बता दूं एक संक्षिप्त में, क्योंकि ये बिहार की फिल्म है। बिहार में एक जगह है गया, और गया में एक गांव है गहलौर। उसका जो ब्लॉक है
हेडक्वार्टर वो है वजीरगंज। तो गहलोर और वजीरगंज के बीच की जो दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर। लेकिन इस 4 किलोमीटर के बीच में जो है एक पहाड़ है। अब अगर किसी को गहलोर से अपने ब्लॉक में जाना होगा कभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल या किसी दूसरे सरकारी काम से, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो उस पहाड़ को पार करके आता है या नहीं तो पहाड़ को घूम करके आता है। 2 ऑप्शन है। दशरथ मांझी गहलोर गांव का रहने वाला है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो बकरियां चरा के अपना गुजारा करता है, बहुत गरीब है। एक दिन उसकी पत्नी बकरियां चराने के लिए पहाड़ पे जाती है, उसका पांव स्लिप कर जाता है। जब वो फिसल जाती है, नीचे गिरती है, जख्मी हो जाती है। दशरथ मांझी उसको लेकर के ब्लॉक की तरफ दौड़ता है, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। जब वहां पहुंचता है तो डॉक्टर कहता है, चूंकि वो मर चुकी होती है, तो डॉक्टर कहता है कि देर हो गई, अगर आप थोड़ी देर पहले इसको ले आते तो मैं इसको बचा देता। मांझी के दिल में एक बात चली जाती है कि इस पहाड़ ने मेरी पत्नी की जान ले ली है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको चीर दूंगा। और वो एक निर्णय लेता है कि मैं इस पहाड़ को चीर के इसमें से रास्ता निकाल दूंगा। दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य, कोई साधन नहीं और एक अकेला आदमी, और लक्ष्य क्या लेता, पहाड़ को चीर लूंगा। 4 किलोमीटर। लोग समझते हैं ये पागल हो गया। वो पागल हुआ है दोस्त, अपने लक्ष्य के पीछे पागल हुआ है। और एक अपनी बकरियों को बेच देता है और एक छेनी हथौड़ी की मदद से, सिर्फ एक छेनी हथौड़ी की मदद से वो अपनी जिंदगी के 23-24 साल उस पहाड़ को काटने में लगाता है। काटते रहता है और 23-24 वर्षों के बाद उस पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल देता है। पहाड़ कट के रास्ता निकल आता है। जब रास्ता बन जाता है तब सारी दुनिया में यह मैसेज चला जाता है कि एक आदमी ने, भारत के एक आदमी ने अकेले पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल दिया। दुनिया के हर देश उस जगह को देखने के लिए आते हैं कि वो कौन सा पहाड़ है जिसको किसी ने काटा है, और हर देश उसको देख करके आश्चर्यचकित तो होता ही है, फिल्म बनाता है। और वो देश अपने देश में स्टूडेंट्स के बीच में, हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो फिल्म दिखाई जाती है कि देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था, मैंने किसी के मुंह से सुना था, नेपोलियन ने कहा था कि देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी है जिसमें इम्पॉसिबल लिखा है, क्योंकि इम्पॉसिबल पढ़ने के तरीके पर इम्पॉसिबल है, अदरवाइज वो शब्द खुद कहता है आई इम्पॉसिबल। और यही चीज हर देश अपने स्टूडेंट्स के बीच में उस फिल्म को दिखा के कहता है कि ये देखो, देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल। एक आदमी ने पहाड़ चीरा है, और जानते हैं जब कोई बड़े लक्ष्य लिए जाते हैं तो बाधा भी आती है। ऐसा नहीं कि दशरथ मांझी को बाधा नहीं मिली। गांव में अकाल पड़ गया, गांव खाली हो गया, गांव छोड़ के लोग चले गए, न पानी का ठिकाना था न खाने का ठिकाना था, लेकिन उस समय भी मांझी ने अपने गांव को नहीं छोड़ा। ये पेड़ के पत्ते खा करके उसने गुजारा किया, नाली का पानी पी करके उसने गुजारा किया, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ के नहीं हटा था। जैसा कि फिल्म में दिखाया, पहाड़ काटते हुए उसे कोबरा ने काट लिया। उसके पांव के अंगूठे पे जब नाग ने काटा, और जब बचने के कोई साधन नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी जब बचने की कि अब बच पाऊंगा, तो उसने अपनी छेनी हथौड़ी से अपने खुद के अंगूठे को काट के अलग कर दिया। दोस्तों, एक कलेजा चाहिए। कहना आसान है, कहना आसान है, अपने हाथ से अपने पांव के अंगूठे को अलग करना। आप उस फिल्म में देखो, और ये सच है, ये नहीं कि बनावटी फिल्म बनाई गई है, ये सच है कि उसने अपने हाथ से अपने पांव के अंगूठे को काटा, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये मांझी क्या सिद्ध करके जाता है, क्या एक इलिटरेट आदमी सिद्ध करता है कि अगर तुम्हारी सोच है, अगर तुम्हारा कमिटमेंट है, अगर तुमको अपनी शक्ति पर विश्वास है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू ट्रस्ट
that I can do. There is no word impossible. कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है दोस्त, ख्याल रखना। मैं बिल्कुल सही संदेश दे रहा हूं। लक्ष्य और सोच में एक रिश्ता है। अगर सोच छोटी है तो छोटा लक्ष्य भी बड़ा दिखाई देगा मेरे दोस्त, और अगर सोच बड़ी हो जाती है तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी छोटे दिखाई देते हैं। जिंदगी में कभी भी लक्ष्य के साइज को देख करके मत घबराना कि यह लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपनी सोच को उससे भी ज्यादा बड़ा करना, तो वो सोच तुम्हारी बड़ी हो जाएगी तो लक्ष्य छोटा दिखाई देगा। अगर सोच को लेकर डर जाओगे, नकारात्मक सोच पांव खींच लेगी। नॉट पॉसिबल, तब कभी नहीं पा सकते। बस एक इरादा, यस आई कैन डू, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, आई कैन डू। इफ एनीवन कैन डू, व्हाई नॉट माई सेल्फ। अगर ये काम कोई दूसरा कर सका है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी ताकत है कि भगवान ने मुझको क्या नहीं दिया जो उसको दिया था। बस अगर जिस दिन ये विश्वास हो जाता है मेरे दोस्त कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक माझी के पास था, तो मैं किसी भी गोल को पा सकता हूं। कोई गोल बड़ा नहीं है। जिंदगी में अगर सफलता पानी है, अगर ऊंचाइयों को छूना है, तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर, आप विश्वास करो दोस्त, मैं एक बार जरूर यह संदेश दे रहा हूं कि कोई लक्ष्य तुम्हारी सोच से बड़ा नहीं होगा। यह मेरी सोच का, मैं अपने को घमंड नहीं करता दोस्त, लेकिन यह मेरी सोच का ही परिणाम है कि मैं एक छोटी सी जगह से रहने वाला, और आज 36 साल हो गए मैंने बिहार में नंबर 1 की जगह रखी। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जब तक मेरा जीवन है मैं नंबर 1 पे ही जीऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसको मेरा घमंड मत समझना दोस्त, मैंने दिल की बात कही है। बाकी ईश्वर के हाथ में है, जो भी उनकी इच्छा से होता है। बस यही संदेश देना चाहता था। मैं फिर से एक बार रंजीत जी के प्रति और BITV के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जो इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को हमारे बीच में ला करके एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, जो संदेश हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप इससे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर सोच छोटी है तो लक्ष्य बड़ा हो जाता है, और अगर सोच बड़ी है तो लक्ष्य छोटा दिखने लगता है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माझी द माउंटेन मैन, इस फिल्म का निचोड़ यह है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस तरीके से अकाल के वक्त भी माझी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, पत्ते खाकर और नाली का गंदा पानी पीकर अपने लक्ष्य की ओर लगा रहा। अपने ही हाथ से अपने पांव के अंगूठे को काट दिया। पंजाब जी, आपने अपनी स्पीच की शुरुआत में जो कहा वो बहुत सही था कि इरादे हो अगर चट्टानों जैसे पर्वत हिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब जी। आपकी ये स्पीच अगले कई दिनों तक मोटिवेशन का एक अच्छा खासा डोज है। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, BITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है। यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग BITV के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल के फाइनेंशियल एडवाइजर भी BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या आप भी एज ए स्पीकर BITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? BITV के साथ एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। कामयाब फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए। आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए, और आपकी मंथली इनकम फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम से 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप BITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। आप मेहनत कीजिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस हम आपको देंगे। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है और मोटिवेशन देता है।
दोस्तों, भारत देश में लाइफ इंश्योरेंस ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी देश में इंश्योरेंस का प्रतिशत बहुत कम है। हार्डली 7 से 8% लोगों के पास उतना इंश्योरेंस है जितना उनका होना चाहिए। एक आदमी को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितने प्रकार का इंश्योरेंस लेना चाहिए, इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अब आने वाले हैं मिस्टर दिनेश जैन। मिस्टर दिनेश एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और बेंगलोर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। दिनेश जी, 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? सभी ठीक है ना? मैं जैन दिनेश खिवेसरा भारत के दक्षिण भारत में बेंगलुरु शहर में रहता हूं। मैंने 2001 में एजेंसी ली है और 2001 से मैं लगातार MDRT मेंबर हूं और खुशी के साथ बताना चाहूंगा 2019 के अंदर मैंने TOT किया है। मैं सभी अपने पॉलिसी धारकों का एवं अपने मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे समय समय पर उन्होंने प्रेरणा दी और आगे बढ़ाते रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा BITV के रंजीत भाई एवं आशीष भाई को, जो मुझे निरंतर प्रेरणा दे रहे थे ताकि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। हाँ साथियों, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है इंश्योरेंस के बारे में मुझे विस्तृत आपको जानकारी देना है। मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को किस तरह अपना जो सीक्रेट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप अगले 8 मिनट के लिए मुझे बराबर सुनेंगे। मेरी आइडियाज को इंप्लीमेंट करके डेफिनेटली आप भी मिनिमम MDRT मेंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। साथियों, इंश्योरेंस बोले तो क्या? इंश्योरेंस यानी शेयरिंग ऑफ रिस्क यानी बीमा कंपनियों को पता है कि भारत के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी 1000 अगर लोग हैं उसमें से एक साल के अंदर 3 पीपल वो नहीं रहेंगे ऑन एन एवरेज। वो मोर्टेलिटी चार्ट बताता है। से एग्जाम्पल, किसी बंदे को कुछ हो गया तो उसके परिवार की देखरेख कौन करेगा? बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? उसका भविष्य का जो खर्चा एजुकेशन का या शादी का कौन वहन करेगा? वो ध्यान में रखते हुए हम सबको इंश्योरेंस लेना ही लेना है। साथियों, जब अपनी लाइफ एकदम स्मूथ फ्लो रहती है तब इंश्योरेंस की कोई अहमियत उसको नजर नहीं आती, बट किसी के भाग्य के अंदर बुरा वक्त बोल के नहीं आता। मानते हैं ना ये बात? हाँ जी, एकदम सही है। हम प्रार्थना करते हैं बुरा वक्त किसी का नहीं आए, बट अगर आदमी प्लान्ड है तो बुरे वक्त में भी, जैसे कोई बारिश के अंदर छाता लेके जा रहा है तो भीगने की संभावना कम है, भीगेगा तो जरूर बट भीगने की संभावना कम है। इसी तरह अपने जीवन के अंदर हम प्लानिंग करेंगे, इंश्योरेंस का जरिया लेके अगर हम परिवार को सुरक्षित रहेंगे तो हमारा भी फायदा है, परिवार का भी फायदा है। तो साथियों, ये तो शाश्वत सत्य है, कोई आदमी जो जन्म लेगा एक ना एक दिन उसको मृत्यु को प्राप्त करना है। यानी जिस किसी को भी हम पूछेंगे कि भैया आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो जरूर वो सकुशल खुशी के साथ बताएगा। पर किसी को अगर हम पूछते हैं भैया आपको डेट ऑफ डेथ यानी किस दिन उसका स्वर्गवास होगा पता है क्या? किसी को पता नहीं। आए दिन हम देखते रहते हैं, इसके साथ वो घटना घट गई, इसके साथ ये घटना घट गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम कर सकते हैं एक प्लानिंग, ताकि एक परिवार सुरक्षित रहे, एक समाज सुरक्षित रहे, एक देश सुरक्षित रहे। आपको पता ही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो 2-3 स्कीम्स निकाली है, जिसके अंदर पर्टिकुलर इंश्योरेंस के लिए, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट के लिए 2 लाख का बीमा, नेचुरल डेथ के अंदर 2 लाख का बीमा, वो सभी के बैंक अकाउंट के ने ऑटोमेटिक डेबिट हो रहा है। आशा करता हूं आप इंश्योर करें वो डेबिट ऑटोमेटिक हो जाए ताकि परिवार को एक बराबर सुरक्षा मिल सके। साथियों, मैं आपको 3, 5 और 6 ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6। कृपया करके अगर पेन और पेंसिल अगर आपके पास है तो नोट डाउन कर ले, ताकि आपको डेफिनेटली वो काम आएगा जब कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के पास आप बैठेंगे। सबसे पहले आदमी के 3 स्टेज होते हैं।
ज्यादातर 0 to 20 यानी 20 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। अपने पढ़ाई के जीवन के अंदर वो माता पिता का सहयोग लेता है और आगे बढ़ता रहता है। लगभग 20 साल की उम्र के बाद वो आत्मनिर्भर होता है, खुद का इनकम ज्यादातर खुद कमाना शुरू करता है और 60 साल तक वो कमाता रहता है। वो होता है अर्निंग स्पैन। अर्निंग स्पैन के अंदर क्या होता है कि जो भी वो कमाता है अपने फ्यूचर के लिए उसको सेव करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे अगर कॉर्पोरेशन वाला यानी पानी की सप्लाई वाला अपने बोल देता है कि अगले 3-4 दिन तक अगर पानी नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, घर में छोटा बर्तन को हम भर के रखते हैं ताकि 3-4 दिन जो पानी नहीं आएगा वो पानी का उपयोग कर सके। उसी तरह अपने लाइफ के अंदर पैसा बचाना बहुत जरूरी है। बुरा वक्त बोल के नहीं आता, जैसे मैंने बताया है। और 60 वर्ष के पश्चात रिटायरमेंट के लिए अवश्य हम वापस अपने माता पिता तो 30 साल तक हम डिपेंडेंट रहते हैं और 60 साल के बाद बच्चों पे डिपेंड होना का काम पड़ सकता है। पर हमने अगर प्लानिंग किया है, एक अच्छा कॉर्पस हमने जनरेट किया है, तो किसी के ऊपर निर्भर रहने का काम नहीं रहता। तो मैंने 3 का जो फॉर्मूला था यानी 0 to 20 या कई 25 भी बोलते हैं, चलता है। हम माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं, 20 से 60 साल तक हम स्वयं पर निर्भर रहते हैं और 60 साल के बाद वापस हम बच्चों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अर्निंग स्पैन के अंदर डेफिनेटली आप इंश्योर करें, आप अपनी बचत ज्यादा से ज्यादा करें ताकि निर्भर होने का काम ना पड़े। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 यानी कि इंश्योरेंस, अगर हम सेविंग प्लान लेते हैं तो हमको क्या क्या फायदा है। तो सबसे प्रथम आपको बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी हम सेविंग प्लान अगर लेते हैं विद इंश्योरेंस तो सबसे पहले अपने को होता है रिस्क कवर, यानी उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर के साथ अगर कुछ घटना घट जाती है तो उसके परिवार को जो भी निर्धारित बीमा राशि है यानी सम एश्योर्ड है उसको मिलता है। सेकंड होती है टाइमली बचत। अगर कोई बंदा सालाना अगर 1-1 लाख रुपया अगर बचत करता है तो सालाना बचत कंपलसरी लगभग करेगा, तो अगले 20 साल में या 25 साल में उसका 25 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फ्यूचर प्रोविजन। वो जो बचत करता है ताकि रिटायरमेंट के लिए हो या बच्चों के एजुकेशन के लिए हो या वेल्थ क्रिएशन के लिए हो, कुछ ना कुछ उसका एक पर्पस होता है, वो पर्पस डेफिनेटली सॉल्व होता है। अगला होता है टैक्स फ्री मैच्योरिटी, यानी जब कभी भी वो पैसा आएगा, अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम और सम एश्योर्ड यानी अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपया है, अगर उसका सम एश्योर्ड आपका 10 लाख रुपया है तो आपका जो मैच्योरिटी जो अमाउंट है वो पक्का टैक्स फ्री रहेगा, वो आपको ध्यान में रहे। अगला होता है फिलहाल ATC का जो सेक्शन है वो अप्लीकेबल है। आप जो भी ऑप्शन के अंदर लेंगे तो ATC का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 5। तो इंश्योरेंस सेविंग एंगल से अगर देखा जाए तो क्या क्या बेनिफिट है मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हुए अभी कौन सी पॉलिसी, किस तरह का इंश्योरेंस एक व्यक्ति को लेना चाहिए, हर एक आदमी कंफ्यूज रहता है, जानकारी होती नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरे आज 20 साल का कैरियर है। 20 साल के कैरियर में लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है, मित्रों ने बहुत सिखाया है, ऑफिसर्स ने बहुत सिखाया है, ट्रेनिंग LIC की तरफ से भी मुझे बहुत मिली हुई है। तो उन ट्रेनिंग को एक सूक्ष्म तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 6 प्रकार के इंश्योरेंस एक पर्सनल यानी एक व्यक्ति को लेने चाहिए। सबसे पहले होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बोलो तो वो अवधि के बाद वो पॉलिसी चाहे रिटर्न दे ना दे, पर अपने को उस पीरियड में अगर कुछ हो जाता है तो परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही लो प्रीमियम के साथ मिले, वो डेफिनेटली हमको प्लानिंग करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटायरमेंट प्लान। जब तक हम कमा रहे हैं, कमाते कमाते एक दिन ऐसा भी आता है जहां हमारे शक्ति नहीं रहती है कमाने की, तो उस समय के अंदर हमको जो बचा हुआ पैसा आगे काम आता है, तो रिटायरमेंट प्लान 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आता है चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान। ज्यादातर जो भी दंपति होते हैं उनको बच्चे होते ही है, तो जिसको भी दंपति हो जल्द से जल्द अगर प्लानिंग करेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो डेफिनेटली वो पैसा काम आएगा। और सही समय पे किया हुआ प्लानिंग हमेशा वरदान के रूप में अपने को मिलता है, ताकि बच्चों को शादी के समय हमको लोन ना लेना पड़े। इसीलिए एडवांस में अगर हम प्लानिंग करेंगे तो लोन लेने का कभी हमको मौका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जैसे हम बोलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। आजकल हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह देखा तो लंबे हो रहे हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए लाखों का बिल हो रहा है। हम अपनी कमाई का पैसा हॉस्पिटल के अंदर कैसे गंवा सकते हैं? तो अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग ली है
तो डेफिनेटली वो अपना पैसा बचता है। पांचवें एंगल के ऊपर होता है क्रिटिकल इलनेस प्लान, यानी किसी बंदे को से कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया या कोई किडनी फेल्यूर हो गया, तो उस दौरान ज्यादातर मेडिक्लेम पॉलिसीज क्या होगी, वो जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो अपने को दे देगी। पर अगर हमने साथ में अगर क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया है तो एक बेनिफिट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट अपने को मिलेगा ताकि हम अपना गुजारा निकाल सके। और अंत के अंदर बोलना चाहूंगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जांपल, आप 1 करोड़ का अगर बीमा लेते हैं तो 5 या 900, हाँ दोस्तों 5900 से हम इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस किसी उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर का अगर एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है, आए दिन हम देखते रहते हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं, लोगों का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, बसेस में एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन वगैरह एक्सीडेंट होता है, प्लेन वगैरह क्रैश हो जाती है। अभी हमने रिसेंटली अपने बाजू के मुल्कों में देखा है। तो किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, आप स्वयं सुरक्षित रहे, परिवार को सुरक्षित रखे ताकि हमको पीस ऑफ माइंड मिले। ज्यादा से ज्यादा हम आत्मनिर्भर बने, जैसे हमारे मोदी जी ने बताया है, आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आशा करता हूं डेफिनेटली को जो पिछले साल का जो टारगेट है उसी को आप मिनिमम बेंचमार्क माने और नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप लेके जाए। मैं जरूर पिछले साल टीओटी किया था, इस साल भी मैं करने के भाव रखता हूं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय भारत, जय LIC। थैंक यू वन एंड ऑल। दिनेश जी, आपकी एक बात सीधे सीधे दिमाग में घर कर गई कि सही समय पर किया हुआ प्लानिंग हमेशा वरदान की तरह होता है। दिनेश जी, आपका बारिश में छाता का एग्जाम्पल इंश्योरेंस इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करता है और साथ ही में कितने प्रकार के इंश्योरेंस होने चाहिए इस बात को भी बहुत ही क्लियरली बताता है। और आपकी हर बात के पीछे एक लॉजिक नजर आता है। दिनेश जी, इंश्योरेंस इस कॉन्सेप्ट को हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यह पहला कदम होगा। दोस्तों, VITV 91.2 के अलावा महीने में 2 बार अल्टरनेट संडे सुबह 11 से 3:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव मेगा शो लेकर आता है। एक छोटी सी झलक मैं आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन लाइव मेगा शो की देना चाहता हूं। है। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि कामयाबी के लिए पैसों की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, टैलेंट की जरूरत होती है, हायर एजुकेशन की जरूरत होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी भी काम को अगर आप कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए करते हैं तो कामयाबी आपको जरूर मिलती है। हमारे आने वाली स्पीच से हमें यह सीखने को मिलता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, और इसे बताने के लिए अब आने वाले हैं मिस्टर हरीश मेहता। हरीश मेहता एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और दिल्ली से ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। हरीश जी, 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ हरीश कुमार मेहता फ्रॉम गुरुग्राम। साथियों, आई एम वर्किंग विद LIC since 1990. I am life member of MDRT. Today I am going to discuss on formula for consistent performance, यानी कि लगातार सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी साथी जो कि हमारे बीच में से हैं, हमारे साथ फिनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, आज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के द्वारा आज उन्होंने वो मंजिल हासिल की हुई है जो हमारे कई साथी काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कोई ना कोई कारण तो होगा ही कि कोई साथी हमारे आज टीओटी, मल्टीपल टीओटी, सीओटी, मल्टीपल सीओटी, एमडीआरटी, मल्टीपल एमडीआरटी, कॉर्पोरेट को मेंबर, आज नहीं काफी समय से वो अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो देखने में आया कि काफी साथी हमारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको वो सफलता हासिल नहीं हो पाती, वो परफॉर्मेंस वो नहीं मिल पाती, लगातार वो परफॉर्म नहीं कर पाते। कई साथी 1000 पॉलिसी एक साल में कर पाते हैं, कई साथी 10 पॉलिसी 12 पॉलिसी भी नहीं कर पाते। काफी साथी हमारे लगातार अपने काम को, कार्य के द्वारा अपनी मंजिल को और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे कार्य को उच्च स्तर पर ले जाता है, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, उसमें है हमारी सबसे महत्वपूर्ण हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट, नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल। तो साथियों, देखने में आया है कि आप जो साथी कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, वो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं तो प्रोस्पेक्ट से आप शानदार ओपनिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उस सेल को क्लोज भी कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप अपने प्रोस्पेक्ट, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, HNI सेगमेंट, NRI सेगमेंट, तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और उनको क्या नीड है, क्या उनके गोल हैं, उनके बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, आप उसमें महारत हासिल कर रखी है आपने, लेकिन उसका जो एक महत्वपूर्ण उसमें एक पार्ट है वो है नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज प्रॉपर है, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको अपने क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, आपको फिनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज है, आप नॉलेज अच्छी रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से गाइड कर पाते हैं और उसकी ज़रूरत को समझ पाते हैं, जिससे कि प्रोस्पेक्ट को लगे कि जो भी मेरे बात की जा रही है वो मेरे हित के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट, जो भी हमारा संभावित ग्राहक है, उसको ये लगना चाहिए कि जिस एडवाइजर्स या कंसल्टेंट से वो बात कर रहा है वो उसके हित के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से अपनेपन से बात करते हैं तो वो सेल को उस क्लोज करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं जो कि 10 मीटिंग करते हैं तो उसमें 4 या 5 को वो सक्सेसफुली सेल को क्लोज कर सकते हैं, करते भी हैं। और काफ़ी साथी हैं कि उनको वो सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल और पे कमांड अच्छी है, उनको अपने कार्य की नॉलेज काफ़ी है, तभी वो अपना निरंतर
अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखे हुए हैं। साथियों, आपने भी देखा होगा कि आपकी हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर इन चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अपने काम को, हमारी प्रगति को, हमारे काम को करने में हमें काफ़ी हौसला देती हैं करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे चर्चा भी करना चाहूँगा, जहाँ तक एक फार्मूला है उसके मैं चर्चा करना चाहूँगा। CC=B। CC स्टैंड फॉर कस्टमर केयर, B स्टैंड फॉर बिजनेस। तो ये आप सभी करते हैं, अभी सभी साथी करते हैं, लेकिन इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सेवाएं देकर, बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देकर, सर्विस देकर उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनकी जिज्ञासा है उनको पूरा कर सकते हैं, और बेहतरीन सेवाएं देकर उनको अपने व्यवसाय के बारे में भी हम उनको योगदान ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनको सर्विस अच्छी देंगे, अपने कस्टमर को उनकी केयर अच्छी करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो हमें और रेफरेंस हमें देंगे और हमारी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे कुछ बिजनेस को बढ़ाने में और हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफ़ी सहायक हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में हम निरंतर प्रयास करें और हमारे अपने सीनियर से हम जो हैं उनसे सीखते रहें करने के लिए। BITV पर आजकल और पहले भी काफ़ी हमारे सीनियर्स एडवाइजर्स अपना अनुभव शेयर करते हैं, उनको सुने, उनको देखें और उसको अडॉप्ट करें। तो इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर अपने कार्य में अगर डे बाय डे में इसको यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी अपनी परफॉर्मेंस को, लेवल को बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक आपसे उदाहरण के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें कि आप सभी भली भांति परिचित हैं। फिर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा इंडियन क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बारे में। आपने देखा होगा साथियों, इन महान बल्लेबाजों ने फील्ड पर छक्के और चौकों की बरसात लगाकर रनों का अंबार खड़ा किया और साथ ही साथ इससे ज्यादा उन्होंने 1-2 रन दौड़कर भी रनों का अंबार उन्होंने खड़ा किया और अपनी टीम को विजय श्री दिलवाई। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि वो कभी 0 पे आउट नहीं हुए, 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन उनकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी उसमें कभी उन्होंने कमी नहीं आने दी है और आज वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहलाते हैं। 0 पे भी आउट हुए हैं, उन्होंने 1-2 रन दौड़ के भी लिए हैं और छक्के और चौके की बरसात भी की है। तो ये मेरा कहना है कि हम कभी निराश ना हो कि हमें कभी कोई सेल नहीं मिली। सेल जो है डेफिनेट मिलेगी, लेकिन हमारे को निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो लगातार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। साथियों, एक बात से मैं बात समाप्त करूंगा, छोटी सोच और पांव की मौज कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए आपसे निवेदन है कि पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, काम को बढ़ाते रहिए और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार सर्वश्रेष्ठ करते रहिए, अपने क्षेत्र में उन्नति करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। BITV ने मुझे मौका दिया बोलने का, आपसे रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद BITV। थैंक यू सो मच। कस्टमर केयर इज इक्वल टू बिजनेस, ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी सोच और पांव की मोच हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और एक बड़े स्कोर के पीछे सिर्फ चौके और छक्के ही नहीं बल्कि कई 1, 2 और 0 भी होते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंटली छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते रहना चाहिए। वाह मेहता जी,
बहुत सिंपल तरीके से आपने बहुत काम की चीज़ों को हमारे सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यह पहला कदम होगा। दोस्तों, VITV का प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहा है। यकीन मानिए, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक बहुत सारे लोग VITV के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल के फाइनेंशियल एडवाइजर भी VITV के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या आप भी एज ए स्पीकर VITV के साथ जुड़ना चाहते हैं? VITV के साथ एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए आपको एक कामयाब फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। कामयाब फाइनेंशियल प्लानर की हमारी डेफिनेशन ये है कि एज ए फुल टाइम फाइनेंशियल प्लानर आपका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का होना चाहिए, आपका एक ऑफिस होना चाहिए और कम से कम 3 स्टाफ होने चाहिए, और आपकी मंथली इनकम फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम से 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो हमें 9930301257 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि हमारे इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पर आप VITV के प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। आप मेहनत कीजिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस हम आपको देंगे। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है और मोटिवेशन देता है। दोस्तों, दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को बनाने में उन्होंने अपना समय खर्च किया है, अपना पैसा खर्च किया है, एक रिस्क ली है, और इतना कुछ करने के बाद वो एक्सपीरियंस बना है। तो क्यों ना हम उससे कुछ सीख लें। ऐसा करने से हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है और हमारा बहुत सारा समय भी बच जाता है। हमारे जो अगले स्पीकर हैं, उन्होंने अपने एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। इनका नाम मिस्टर हरमन है। हरमन एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मैंगलोर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इनका ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगा। हरमन जी, 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमन कैस्टेलिनो। LIC एजेंट हूं। पिछले 28 साल से LIC के लिए काम कर रहा हूं। फिलहाल तो मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूं। 10 बार MDRT कर चुका हूं और 3 बार COT भी कर चुका हूं, और इस साल का मेरा MDRT तो फरवरी में हो गया। दोस्तों, बेसिकली मैं तो एक ऑटो ड्राइवर था। दिन में ऑटो चलाता था और शाम का टाइम में क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जाता था। एक दिन मैं क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पहुंच गया तो उस टाइम मेरा एक दोस्त इंतजार कर रहा था। वो था LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर। क्रिकेट खेलने के बहाने वो अपना टीम में जुड़ गया और धीरे धीरे मुझे एजेंसी कैनवास करने लगा। शुरुआत में तो मैंने मना किया, फिर आखिर एक दिन मैंने अपना दिल बदल दिया और इंश्योरेंस एजेंट बन गया। ये तो मेरी स्टोरी है। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ ई प्लैट कॉन्सेप्ट। ये ई प्लैट क्या होता है? मैं ज्यादातर NRI सेगमेंट में काम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली NRI क्लाइंट को गांव आने तक मैं इंतजार नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं NRI को ढूंढ के ज्यादा मेरा क्लाइंट से जो गल्फ कंट्री में है, मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ। साल में 8-10 बार तो मैं कम से कम दुबई, मस्कत या गल्फ कंट्री में मैं जाते रहता हूँ और क्लाइंट का घर में जाके विजिट करता हूँ और वहां पर पॉलिसी कैनवास करता हूँ और बिजनेस मेल ऑर्डर में वहां से लाता हूँ मैं ज्यादा। तो क्या हो गया, 2018 के साल में मैं दुबई पहुंच गया। मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, उसका सब पोर्टफोलियो मेरे पास था और उसका सब इंश्योरेंस मेरे पास था। उसका कुछ मेच्योरिटी था और उसको कुछ SB पेमेंट मिलने का था और बॉन्ड का कलेक्शन का कुछ जरूरी था। मैं उनका घर में पहुंच गया तो उसने मुझे डिनर पे बुलाया था। डिनर के साथ साथ बीच में इंश्योरेंस का भी मीटिंग चला और वो मुझे अचानक से पूछने लगा, हरमन मुझे
बता मैंगलोर में कोई अच्छा बिल्डर है क्या। मैंने पूछा क्यों, तो उसने बोलने लगा मुझे मेरे एक 70 लाख का एफडी मैच्योर हो गया है और मुझे कुछ प्लान करना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, मुझे परमानेंट रेंट चाहिए, तो रिटायरमेंट प्लान के लिए मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने उस क्लाइंट को पूछा सर आपके पास ऑलरेडी 2 फ्लैट है और अपना गांव में तो इतना बड़ा घर है और फिर क्यों आप ले रहे हो। उसने बोला नहीं मुझे वो रिटायरमेंट के लिए चाहिए, मुझे रेंट चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने पूछा तो क्या बजट का फ्लैट आप लेना चाहते हो। तो वो बोलने लगा मेरे पास 70 लाख तो है, मैं करीब करीब 90 लाख 1 करोड़ का 3 BHK का कोई अच्छा फ्लैट है तो बता देना मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है आपके पास 70 लाख है, बाकी 30 लाख रुपए क्या करेंगे। तो वो बोला मैं लोन लेगा बैंक से। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या रेंट मिलेगा मैंगलोर में, आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बोलने लगा तू बता ना, तू सब मुझसे ज्यादा जानते हो, तू तो मैंगलोर में ही रहता है, कितना मिलेगा। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 हजार मिलेगा आपको 1 करोड़ के लिए। तो उसने बोला हाँ तो भी कम नहीं है ना, एक तो परमानेंट इनकम आता है रिटायरमेंट के लिए, अच्छा है ना। मैंने बोला देखो ऑलरेडी आपका 30 हजार रेंट आ रहा है 2 फ्लैट में, मुझे तो सब कुछ मालूम था उनका बारे में, तो और आप एक फ्लैट लेंगे तो उसमें 25 हजार आएगा, तो आपका इनकम हो गया 55,000 पर मंथ, यानी कि 7 लाख रुपया आएगा साल में। तो उसके लिए आपको टैक्स भरने पड़ेगा, इनकम टैक्स। तो आप क्यों नहीं LIC का ये फ्लैट खरीद सकते हो। वो बोला LIC में क्या फ्लैट है। मैंने बोला LIC में भी एक फ्लैट है, ये फ्लैट है, वो आप खरीद सकते हो क्या। तो बता ना क्या है, मुझे बताओ उसका बारे में। तो मैंने बोला मेरे पास रेडी था कंपैरिजन, क्योंकि मेरा गुरु रंजन नागरकटे है, उन्होंने ई फ्लैट का एक कॉन्सेप्ट मुझे बताया था और हम लोगों ने शायद 1-2 बार दुबई में साथ मीटिंग भी किया था रंजन नागरकटे सर से। उनसे मैं बहुत सीखा हूँ और जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, तो मेरा गुरु मानता हूँ मैं। तो मैंने उनको मेरा कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, ब्रीफ में मैं बताता हूँ। मैंने उनको बताया देखो फ्लैट में कितना प्रॉब्लम आ सकता है आपको, एक तो लिटिगेशन प्रॉब्लम है, दूसरा तो आपको रेंट में चढ़ाने में हर बार ब्रोकरेज करना पड़ेगा, फ्लैट का मेंटेनेंस कभी कभी क्लाइंट देते हैं, जो रेंट में है वो देते हैं, नहीं तो आपको भरना पड़ेगा, जो रिपेयर पेंटिंग वो ये बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो अपना ई फ्लैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक बार पैसा डालो जिंदगी भर आप रिटर्न्स ले लो। वो बोला क्या है वो बताना मुझे। मैंने बोला देखो, तो उस टाइम मुझे 7.3 चल रहा था जीवन अक्षय का। मैंने उनको बताया देखो एक अपना पास एक ऐसा प्लान है जो आपको जिंदगी भर गारंटेड सॉवरेन गारंटी के साथ जिंदगी भर रिटर्न मिलेगा, वो भी 1 रुपया टैक्स काटे बिना टैक्स के। वो कैसा हो सकता है। मैंने बोला आप NRI में मुझे पेमेंट दे दो, मैं आपको NRI में ही पेमेंट रिटर्न करेगा और 1 रुपया टैक्स भी नहीं लगेगा आपको। तो आज भी चल रहा है वो पॉलिसी और डबल टैक्सेशन का इश्यू आया बीच में, वो हम लोग ने सॉल्व किया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उनको जो आ रहा है। तो उतने में मैंने बोला आपके पास अभी तो 70 लाख है, तो उतने में उसकी वाइफ बोलने लगी मैं 30 लाख उनको मैं ही दूंगी, मेरे पास पैसा है, क्योंकि दोनों काम करते हैं और वाइफ का काम उनसे भी अच्छा काम है, अच्छा पोजीशन में, सैलरी भी ज्यादा है, मुझे मालूम है। तो वाइफ बोली 30 लाख रुपए मैं ही दूंगी, तो ये क्या बताओ क्या मिलेगा, क्या बताओ 1 करोड़ देंगे तो। अगर मैंने बोला देखो 1 करोड़ रखो, आपको 7,30,000 परमानेंट लाइफ टाइम आएगा, करीब महीने का 61,000 जिंदगी भर आपको आएगा। तो उसने बोला ठीक है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। फिर बोला तुम शाम को आ जाओ, हम लोग को थोड़ा टाइम दे दो। मैंने बोला ठीक है, मुझे और 2 क्लाइंट को अटेंड करने का था। मैं बोला शाम को ठीक का टाइम में आपके घर में आऊंगा। फिर मैं पहुंच गया शाम को, तो उसके बीच में इन लोगों का फाइनल हो चुका था, 1 करोड़ LIC का जीवन अक्षय प्लान लेने का सब रेडी हो चुका था। मैंने सब पेपर बनाया और प्रॉब्लम था FD मैच्योरिटी का पैसा तो अपना गाँव में था। तो मैंने एक आइडिया दिया उनको, बैंक मैनेजर को मेल करो, LIC का अकाउंट नंबर दिया, ये अकाउंट को आप ट्रांसफर करो एक 70 लाख रुपए, और मैडम को बोला 30 लाख का चेक आप दे दो मुझे, 1 करोड़ का मैं पॉलिसी बनाऊंगा। तो मैनेजर ने मना किया ट्रांसफर करने के लिए। शुरुआत में तो मेल को रिप्लाई नहीं किया, फिर फोन किया, फोन में बोला नहीं आपका फिजिकली जरूरत है, आपका चेक साइन चाहिए, आप फिजिकली आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आज जून का 18 तारीख है, जुलाई 14 को तो आप आने वाले हैं, हर साल आपका वेकेशन है, जुलाई 14 को आप आएंगे, जैसे हम लोग बैंक में जाके फाइनल करेंगे। तो वो भी बोला हाँ। फिर जुलाई में वो 14 तारीख को आ गए, तो हम लोग बैंक में गया, बहुत मगजमारी हो गया। तो आप जानते हो बैंक से कितना मुश्किल है पैसा निकालने का। फिर पॉलिसी बनाया, पॉलिसी तो हो गया,
तो मैंने उनको पूछा शाम का, वो बोला अपना ऑफिस में मीटिंग हो गया था, शाम को आप घर आ सकते हो क्योंकि आज एक पार्टी बनाएंगे। ऐसे ही तो चल रहा था। मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा, मुझे भी चाहिए था, उनका घर को जाने का एक बहाना चाहिए था। ठीक है, मैं शाम को घर पहुँच गया। तो मैंने पूछा उनको बात बात में, आपको ये पैसा भी जो पेंशन आ रहा है उसकी क्या ज़रूरत है? अब तो टाइमिंग आप दोनों कमा रहे, इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा पैसा है आपके पास में, रेंट में भी आ रहा है, ये पैसा क्या करेंगे फिर मिलेगा? तो बोला क्या आइडिया है तुम्हारे पास, बोलो ना। मैंने बोला आपका 2 बेटियां हैं, एक तो बेटी अभी काम में लगी थी दुबई में और एक थी वो BDS कर रही थी। मैंने बोला आप क्यों नहीं ये पैसा जो आपको मिल रहा है 7,30,000 उसमें से 3-3 लाख 2 बच्चे का नाम में क्यों नहीं डाल सकते हो? 15 साल का प्रीमियम पेमेंट है, फिर जिंदगी भर उनको 25,000 गारंटी रहेगा, इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, 8% गारंटेड लाइफ टाइम जीवन उमंग 2017 में इंट्रोडक्शन हो गया, वो बहुत अच्छा पॉलिसी आप बना सकते हो। तो उसका डिटेल पूछा है, मैंने उसका डिटेल सब बनाया और विदाउट कोई हेजिटेशन उन लोगों ने मुझे 3-3 लाख का चेक दिया है और इसके बहाने मेरा वो भी 2 पॉलिसी कंप्लीट हो गया। तो यकीन मानो आप 2018 के बाद में उन लोगों से मुझे बहुत रेफरेंस मिला है। उसके बाद में मैंने बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट ई फ्लैट का कॉन्सेप्ट में बहुत पॉलिसी सेल किया है। मैं क्यों ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर मैं उस टाइम उनको जीवन अक्षय पॉलिसी ले लो बोल के बोलता था, अगर शायद मुझे ये कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैंने कॉन्सेप्ट सेल किया, प्रोडक्ट नहीं सेल किया। LIC के जीवन अक्षय पॉलिसी मैंने सेल नहीं किया था, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट सेल किया। उनका दिमाग में ऐसा डाला कि ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा करो, वो मान गए। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट सेल करो, प्रोडक्ट में नहीं सेल करो, क्योंकि लोग समझते हैं, बहुत आसानी से समझते हैं। समझने के तरीके से हम लोग समझेंगे तो आराम से लोग समझ सकते हैं। तो उसके बाद में 2018 हो गया, 19 में फिर उन लोगों ने मुझसे पेंशन का पॉलिसी कराया, जो भी उनका सेविंग्स है वो उसमें कराया। अभी फिलहाल तो जीवन शांति और एक 25-30 लाख का जो पॉलिसी रेडी है, लेकिन हम लोग अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नहीं जा सकते। आप जानते हो मेल ऑर्डर का बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते हो, फॉरेन में हम लोग तो नहीं जा सकते, अभी फ्लाइट का भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी नहीं आएंगे, तो आएंगे तो भी दिक्कत है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेल क्लोज बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों बहुत मुश्किल का टाइम है सब लोगों के लिए, ग्लोबल प्रॉब्लम है, मेरा और आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। जैसा मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, मुझे तो पूरा पक्का भरोसा है। इस टाइम में भी अपना अच्छा बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट, मैंने तो थोड़ा मेरा स्ट्रैटेजी चेंज किया। अभी तो फिलहाल हम लोग 6 महीना तो NRI का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए स्ट्रैटेजी चेंज किया। दूसरा फील्ड में जाके हम लोग बिजनेस ला रहे हैं, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, जा रहा है। मेरा यही शुभकामनाएं आप सबके लिए, आप सबका बिजनेस अच्छा हो, आप सबके लिए ये साल 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है आप सबके लिए अच्छा हो। बहुत अच्छा बिजनेस करो और सुरक्षा संभालो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। हरमन, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि एक ऑटो ड्राइवर से आपने ये जो एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर की जर्नी तय की है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। कैसे आप फॉरेन में गए और कस्टमर से सिस्टमैटिक वे में सवाल जवाब किए और उनके सामने ई फ्लैट ऐसा कॉन्सेप्ट रखा और कैसे समय के हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। बहुत बढ़िया हरमन जी, आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सेल्स की एक बहुत बढ़िया ट्रिक देता है। हरमन जी, आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरमन जी। 91.2 देखने वालों, आपको मेरा सलाम है। 91.2 ये प्रोग्राम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं है। ये प्रोग्राम आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, मोटिवेशन देता है। BITV 91.2 को देखते रहिए और हफ्ते में 3 बार मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 8 से 9 बजे तक अलग अलग विषयों पर अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। BITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो आपको BITV के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। BITV का आपकी सिटी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप तुरंत ही 9870235951
पर अपना नाम, अपनी सिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर लिखकर भेज दीजिए। हम आपको आपके सिटी की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देंगे ताकि उस लिंक के द्वारा आप VITV के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकें। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भले ही आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो या ना हो, हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो की इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और 91.2 आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करें। 91.2 सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।